यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी 72 का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यहाँ पर आज से हम लोग यहाँ पर टेस्ट 3 देख रहे थे, है ना। टेस्ट नंबर 3 यहाँ पर हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 करने के मतलब यहाँ पर करीब 75-6 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए थे, ठीक है। आधे क्वेश्चन कवर हो गए थे, आधे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का टेस्ट नंबर 3 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर टेस्ट नंबर 4 में आएंगे। तो ऐसे करके एक पेपर हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से कवर करते रहेंगे। और जैसे पार्ट 1 करेंगे उस दिन आपको जितने भी टॉपिक कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, उस सबके टॉपिक सहित आपको यहाँ पर अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखते जाना है। अगर बीपीएससी को क्लियर करना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को, कुछ जो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, टेस्ट होगा मेडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें आते। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने यहाँ पर जहाँ पर फिनिश किया था पार्ट 1, उसके आगे से करते हैं, देखते हैं। 75 क्वेश्चन है। सुलह कुल शब्द का अर्थ क्या है? सुलह कुल जो शब्द है इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि यहाँ पर सार्वभौमिक, यहाँ पर जो शांति और सहिष्णुता, इसका करेक्ट आंसर होगा। सुलह कुल सार्वभौमिक शांति अकबर द्वारा अपना ही धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत था। इसका उद्देश्य सभी धर्मों की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है। मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। मनसब का पद और वेतन निर्धारित क्या होता है, ठीक है। पहला बात जो है यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मनसब जो होता है ये पद या रैंक, स्थिति, वेतन को निर्धारित करता है। सेकंड बात है ये वंशानुगत था, गलत है एकदम, क्योंकि ये वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है। और घुड़सवार सेना रखरखाव आवश्यक होता था। अकबर के शासनकाल के दौरान ये पेश किया गया था। तो यहाँ पर 1 और 3 बात करेक्ट है, ए नंबर। 77 क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करना है। रामानुज विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, ठीक है, करेक्ट है। रामानुज ने पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो था ये प्रतिपादन किया था। कबीर निर्गुण और भक्ति परंपरा, ये बात करेक्ट है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। तीसरी बात है चैतन्य महाप्रभु देव दर्शन। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गौणी जो वैष्णव थे उनके संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उन्होंने अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत प्रतिपादन किया था, न कि शुद्ध दर्शन का। ये गलत होगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर है 77 का। 78 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी सिरसा सूरी के राजस्व की विशेषताएं थी, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं थी? एक तो विशेषता थी इसकी कि भूमि के माप होना, मिट्टी का वर्गीकरण, किसानों के साथ प्रत्यक्ष यहाँ पर बंदोबस्त होना। 78 का 1 2 और 3 करेक्ट है। सिरसा ने सुव्यवस्थित भूमि का वर्गीकरण और प्रत्यक्ष बंदोबस्त की शुरुआत की थी, ठीक है, जिसे बाद में अकबर के अधीन और बेहतर बना दिया गया था। 78 का क्या होगा? सी करेक्ट है। 79 नंबर है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे अधिक योगदान दिया था? आंसर हो जाएगा 79 का बी, जिसमें से आपका एक तो उनके जो शत्रु का बीच उत्तराधिकार संघर्ष होना और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना, और यहाँ से दक्कन अभियानों के कारण संकट वित्तीय सशक्त केंद्रीय नेता तो इसमें नहीं था। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। उत्तराधिकार का युद्ध केंद्रीय सत्ता की कमजोर कर दिया था इसने, ठीक है। और अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वायत्तता का दावा किया था। लगातार दक्कन युद्धों ने खजाना खाली कर दिया था। औरंगजेब के बाद मजबूत केंद्रीय नेतृत्व मौजूद नहीं थे। आंसर क्या होगा? 79 का बी। क्वेश्चन 80 नंबर है। सैयद बंधु जिसे राज निर्माता के नाम से जाना जाता है, इसने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में निर्णायक भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा टीका, करेक्ट आंसर ये फर्रुखसियर इसका सही आंसर होगा। फर्रुखसियर, सैयद बंधु ने 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठने में क्या है मदद की थी, लेकिन बाद में उसने अपदस्थ कर मार डाला गया था। और 1719 में उनका प्रभुत्व इस अवधि के दौरान मुगल सम्राट की कमजोरी को दर्शाता था। आंसर सी। 81 रक्त और लौ की नीति किसने शुरू की थी? 81 का आंसर हो जाएगा बलवन। गैसुद्दीन बलवन ने लौ और रक्त की नीति पेश की थी, जिसका अर्थ था सख्त अनुशासन और कठोर धन के साथ शासन क्या करना, ठीक है। और उसने विद्रोह को दृढ़ता से दबा दिया था और केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने के लिए रईसों को अपने निमंत्रित किया था। और इस नीति ने दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था और स्थिरता को बहाल करने में मदद की थी। ये आंसर होगा 82 नंबर है। 82 नंबर है। सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की शुरुआत की थी
उसने चांदी सिक्के के समान मूल वाले यहाँ पर तांबे के सिक्के जारी किए थे। हालांकि बड़े पैमाने पर जलसाजी और उचित नियंत्रण से कमी के कारण यह प्रयोग विफल रहा था और राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। क्वेश्चन 93, 1739 में नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हुए थे? इसके परिणाम थे कि नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली को लूटा, ठीक है, सही बात है, और मयूर सिंहासन पर निष्कासन किया था। दिल्ली पर स्थायी कब्जा, यह बात गलत है क्योंकि दिल्ली पर स्थायी कब्जा नहीं किया था और मुगल प्रतिष्ठा तो गंभीर नुकसान पहुंचाया था। 1, 2 और 4 करेक्ट होगा। 84 नंबर है, किसके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य ने थोड़े समय के लिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अनुभव किया था लेकिन राजनीतिक पतन हुआ था? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, जो रंगीला ने संगीत, चित्रकला और संस्कृति को प्रोत्साहन किया था। हालांकि उसके शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने आक्रमण किया और केंद्रीय सत्ता काफी कमजोर हो गई थी, ठीक है। ये आंसर क्या होगा? 84 का करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर है, बक्सर के युद्ध 1764 के बाद शाह आलम द्वितीय जो स्थिति थी उसका सही वर्णन इनमें से कौन सा कथन करता है, ये बताना है आपको। 85 का सही आंसर हो जाएगा से ये उन्होंने बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे, है ना। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से मतलब जो उन्होंने पहली बात नहीं, बी नंबर जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि बंगाली जो दीवानी ईस्ट अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। यहाँ पर इसका वर्णन करता है इस कथन का, है ना, बक्सर की युद्ध था उसकी बारे में सही वर्णन करता है बी स्टेटमेंट, क्योंकि बक्सर के 1764 में हार के बाद शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए थे, जिससे भारत की ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। 86 नंबर 86 नंबर क्वेश्चन, चोल मंदिर जो है उसके वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। प्रारंभिक चोल मंदिरों में विमान गोपुरम से ऊंचा होता था। पहली बात क्या होगी? 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात है, मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बने होते थे। सेकंड बात गलत है क्योंकि चोलों में ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता था, ईंटों का नहीं किया जाता। ईंट प्रारंभिक पल्लव चरण में देखे जाते थे, गलत हो गया। दीवारों पर विस्तृत मूर्तिकलात्मक कथाएं अंकित होती थी। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से ए। 87 नंबर है 87, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ये कराया गया था बी राजराज प्रथम, इसका या राजा राज प्रथम इसका सही आंसर होगा 87। बृहदेश्वर मंदिर 1010 ईस्वी में निर्माण राजा राजा प्रथम द्वारा किया गया था, जो शाही चोल शक्ति का शैव धर्म का प्रतीक बताता था, ठीक है। 87 का आंसर बी। 88 नंबर 88, प्रसिद्ध नटराज कांस्य मूर्तियां मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित थी? 88 का आंसर हो जाएगा क्या? सी चोल, यहाँ से इसका सही आंसर होगा 88 का चोल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। शिव के ब्रह्मांडी नृत्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिष्ठित नटराज कांस्य मूर्तियां चोलों के अधीन लास्ट वैक्स मोम तकनीकी का उपयोग करके अपनी कलात्मक मूर्ति तक पहुंची थी। आंसर 88 का सी करेक्ट है। 89 89 नंबर, अपने पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? 89 का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है कहाँ? करेक्ट आंसर बी हम्पी में स्थित है, ठीक है। विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थित है और इसने अपने संगीत में स्तंभों के पत्थर रथ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध बताया जाता है। क्वेश्चन 90, विजयनगर वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। राय गोपुरम ऊंचे प्रवास दौर थे, धर्मनिरपेक्ष इमारतों से भारत और इस्लाम के प्रभाव दिखता था। पहला आंसर करेक्ट है, सेकंड भी सही है। तीसरा लोटस महल इस्लामी वास्तुकला के तत्व को दर्शाता है, क्योंकि लोटस महल जो होता है ये कमल महल बोल सकते हो, ये स्पष्ट रूप से इंडो इस्लामिक शैली को दर्शाता है। धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं में मेहराब और गुंबद भी शामिल थे। डी करेक्ट है सभी बातें यहाँ से। अजमेर के सूफी संत कौन थे? अजमेर के सूफी संत थे ये कौन थे? आंसर हो जाएगा 91 का, ये मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के अजमेर से जुड़े प्रसिद्ध सूफी संत थे। वह भारत में चिश्ती सिलसिले के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और उन्होंने प्रेम, शांति और भक्ति का संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 12वीं शताब्दी में भारत आए थे और अजमेर में बस गए थे, जहां उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा और लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी शिक्षाओं ने विभिन्न समुदाय के बीच सहिष्णुता, करुणा और सद्भाव पर जोर दिया था। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ सभी धर्मों के लोगों को द्वारा देखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बना हुआ है। 91 का बी करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है ना? किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि 92 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि
रामायण कथा वाले पैनल को लेकर के, है ना। सी, क्योंकि हम्पी के हजार राम मंदिर में रामायण के शाही जुलूसों को दर्शाने वाले व्यापक बेस रिलीफ पैनल है। ठीक है, आंसर 92 का सी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? 93 का आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर क्या होगा 93 का। 93 का जो सही आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी हाजी की बेगम द्वारा बनाया गया था और 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने याद में मकबरे का निर्माण करवाया था और इसका निर्माण 1560 के दशक में अकबर के शासनकाल के दौरान दिल्ली में किया गया था। इस स्मारक को भारत में मुगल वास्तुकला के शुरुआती उदाहरण में से एक माना जाता है और इसने बाद में ताजमहल जैसी संरचना को प्रेरित किया था। यह भारतीय तत्वों के साथ फारसी वास्तुकला शैली को जोड़ता है और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है। आंसर 93 का बी करेक्ट है। 94 नंबर है, अपनी फुसफुसाहट से जो गैलरी है उसके लिए प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है ये किया गया था 11वीं का सही आंसर 94 का बी आदिल शाही शासक जो थे उनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोल गुंबद का निर्माण बीजापुर के आदिल शाह बहमनी का एक उत्तराधिकारी राज्य द्वारा किया गया था। यद्यपि उत्तर बहमनी काल का एक ये दक्कन इस्लामी वास्तुकला के विकास को प्रतिनिधित्व करता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल और विजयनगर मंदिरों के बीच सही अंतर को बताता है? आंसर हो जाएगा, देखो चोल मंदिर कहते हैं जैसे वृद्धेश्वर विमान की ऊंचाई पर जोर देते थे, है ना, पहला क्या होगा करेक्ट है। दूसरा, विजयनगर मंदिरों में ऊंचे गोपुरम पर जोर दिया जाता था, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से एकदम करेक्ट है। तीसरा, विजयनगर मंदिरों में मूर्ति कला का अभाव देखा गया था। तीसरी बात 95 का ये गलत है क्योंकि विजयनगर मंदिर में अभाव नहीं देखा गया था, विजयनगर मंदिर में बड़े पैमाने पर सजाए गए थे। 1-2 करेक्ट है। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है चौथ और स्वदेश मुखी की व्यवस्था किसके संबंधित थी, ये किससे संबंधित थी? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर ये मराठों से संबंधित थी। चौथ और स्वदेश मुखी व्यवस्था मराठों से जुड़ी। यहाँ पर जो चौथ विचित क्षेत्रों को एकत्र यहाँ पर किया गया राजस्व का कुल 1/4 25% कर था और स्वदेश मुखी यहाँ पर अतिरिक्त 10% कर था, जिसका दावा जो थे मराठा शासक क्षेत्र में वंशानुगत रूप से करते थे और भी उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण बाहर के क्षेत्रों पर सुरक्षा धन के रूप में लगाए गए थे और इस प्रणाली को शिवाजी के समय मजबूत किया गया था और बाद में पेशवाओं के अधीन विस्तारित किया गया था, जो मराठा राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन 96 हो गया। 97, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 97 का किसके द्वारा की गई थी बताना आपको। करेक्ट आंसर होगा ये बीरम्बर सूरजमल, यहाँ से करेक्ट आंसर। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में, ठीक है, सूरजमल के द्वारा की गई थी और वे शक्तिशाली सक्षम शासक थे। उन्होंने वर्धमान जो राजस्थान के क्षेत्र में जाट शक्ति को मजबूत किया था और सूरजमल में प्रशासन को मजबूत किया था। डेग और भरतपुर जैसे मजबूत किले बनाए और कूटनीति और युद्ध के माध्यम से अपने क्षेत्र को विस्तार किया था। उनके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भरतपुर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था। क्वेश्चन 98 है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, किसके बीच? आंसर 98 का ये हो जाएगा यहाँ से बी, ब्रिटिश और मुगल सम्राट इसका सही आंसर होगा 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार करने वाला पेशवा कौन था? करेक्ट आंसर 99 का बी, बाजीराव प्रथम इसका सही आंसर होगा। बाजीराव प्रथम वह पेशवा थे जिन्होंने उत्तर भारत में मराठा शक्ति का काफ़ी विस्तार किया और उन्होंने 1720 से 1740 तक शासन किया था और एक नए शानदार सैन्य कमांडर थे। बाजीराव ने मुगलों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को हराया था और मराठा प्रभाव को दिल्ली मालवा तक बढ़ाया। आगे आते क्वेश्चन 100, मराठा संघ में होलकर, सिंधिया, भोसले और निम्नलिखित में से कौन घराना शामिल था? 100 का आंसर हो जाएगा बी, गायकवाड़ इसमें सही आंसर होगा 100 का, ठीक है। बड़ौदा के गायकवाड़ मराठा संघ का हिस्सा थे। क्वेश्चन 101 है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए करटाज की नीति शुरू की गई थी। 101 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय शुरू में कोचीन था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय कोचीन था लेकिन बाद में उसके अधीन मुख्य राजधानी गोवा बन गई थी, ठीक है, तो गलत होगा। सेकेंड बात है, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क या अल्फोंसो डी एल्बुकर्क 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, तो 1 और 3 इसका यहाँ से सही होगा, है ना।
1 और 3 सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, समुद्री मार्ग से भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? करेक्ट आंसर 102 का ये थी पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में जमोरिन के शासनकाल के दौरान कालीकट पहुंचा था, जिससे भारत के लिए समुद्री मार्ग खुल गया था। 103 नंबर है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सही चार्टर फरमान किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बताना है। ये किया गया था 102 का आंसर सी, चार्ल्स प्रथम, सॉरी हाँ चार्ल्स प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 का चार्ल्स प्रथम नहीं होगा, इसका आंसर होगा रानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, गलत है, यहाँ पर आंसर थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, क्योंकि जो इसका आंसर होगा रानी एलिजाबेथ प्रथम होना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा की गई थी, एक चार्टर द्वारा थी वो, है ना। आगे आते क्वेश्चन नंबर 104, यूरोपीय कंपनी और यहाँ पर भारत में पहली फैक्ट्री कौन कौन सी थी? बताना है। जैसे कि यहाँ पर बोला पुर्तगाली को लेकर के यहाँ पर हो जाएगा कोचिन, करेक्ट है। अंग्रेज को लेकर के सूरत, सही बात है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की थी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बाद में सूरत में स्थापित की, लेकिन उनका मुख्य आधार पांडिचेरी बन गया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ए सही आंसर होगा। सवाली का युद्ध 1612 में किसके बीच लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर, ये पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, बी यहाँ से आंसर होगा। 105 का अंग्रेजों ने सवाली की लड़ाई सूरत के पास पुर्तगालियों को हराया था, जिससे भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई थी। ठीक है, 106 का आंसर सी करेक्ट है। सवाली का जो था यहाँ पर ये 105 का बी हो जाएगा, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच, है ना। 106 आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी थी? पता है सबको, 1602 में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, और इसका मुख्य ध्यान इंडोनेशिया और भारत के कुछ हिस्सों पर मसाला व्यापार को लेकर था। 107 नंबर है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने गोवा में एक्विजिशन, धार्मिक अदालत जिसको बोलते थे, उसकी व्यवस्था शुरुआत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का ये बी स्टेटमेंट करेक्ट है, पुर्तगाली से सही आंसर होगा। पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्रों में धार्मिक एकरूपता लागू करने के लिए 1560 में गोवा एक्विजिशन धार्मिक न्यायाधिकरण की शुरुआत की थी। 107 का बी करेक्ट आंसर है। 108 नंबर है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी को भारत के उनके आगमन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहली बात है, इसमें बोला है देखो पहला आएगा यहाँ पर पुर्तगाल, कब? 1498 में, तीसरा नंबर वाला पहला हो गया। डच कब आएगा? 1602 में, मतलब पहला नंबर का। उसके बाद आपका आएगा अंग्रेज 1600 में, मतलब दूसरा। और उसके बाद आएगा चार्टर, मतलब फ्रांसीसी कब था? ये 1664 सबसे, ये फ्रांसीसी लिखा है चौथा। 3 1 2 4 108 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 109, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे हैदर अली के पुत्र थे, पहला क्या होगा? 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सोचो क्या होगा? 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा ये पहली बात 109 की करेक्ट है, सही बात है। दूसरी बात है, उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, ये बात भी करेक्ट है। उन्होंने फ्रांस में मैत्री की और अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर संघर्ष किया था, दोनों बातें सही है। तीसरा, उनकी मृत्यु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से हुई थी। तीसरी बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि उनकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, है ना, ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है। 110 नंबर है, टीपू सुल्तान की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 110 का पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? ये गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने राज्य नियंत्रण व्यापार नीति अपनाई थी और काली मिर्च इलायची आदि पर क्या है राज्य का एक अधिकार स्थापित किया था। उन्होंने रॉकेट टेक्निक का विकास किया, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था। उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, वे अंग्रेजों के प्रमुख विरोधी थे। आंसर 110 का बी करेक्ट है। 111 है, इनमें से कौन विशिष्टाद्वैत दर्शन से जुड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का, ये जुड़ा है रामानुजाचार्य, इसका सही आंसर होगा। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, जिसका मानना था कि आत्मा भगवान से अलग होते हुए भी अविभाज्य है ना, बी। 112 नंबर है, इनमें से किस भक्ति संत ने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का ए नंबर, मतलब एक तो कबीर, गुरु नानक इसका आंसर होगा, है ना। कबीर और गुरु नानक, मीराबाई इसका गलत आंसर है ना, क्योंकि कबीर और गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति या बोल सकते निराकार ईश्वर पर जोर दिया था, ठीक है। और मीराबाई कृष्ण भक्ति की और उन्होंने सगुण भक्ति का पालन किया था, ए।
क्वेश्चन नंबर 113, अलवार किससे जुड़े थे? 13, आंसर हो जाएगा बी, वैष्णो धर्म से जुड़े थे। अलवार विष्णु के भक्त के तमिल वैष्णव संत थे। उन्होंने भजनों का संकलन सदिव्यम प्रबंधनम किया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी 113 का सही आंसर है। 114 नंबर है, इनमें से कौन सा सही मैच करता है? सही मैच करता है, कौन सा नहीं करता है, ये भी देख लेते हैं, है ना। 14 में पहला बोला है तुलसीदास पद्मावत, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, गलत है। सूरदास सूरसागर क्या होगी? करेक्ट है, सही है एकदम। मलिक मोहम्मद जैसी रामचरितमानस, गलत है क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, अभी मैंने बताया, बल्कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी थी। ठीक है, गलत। कबीर को गीत गोविंद, है ना, ये गलत है क्योंकि गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया था, कबीर नहीं होगा इसमें। ठीक है, आगे आते 115 नंबर क्वेश्चन। 115 बोला भारत में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के इनमें से किससे प्रभावित था? किससे प्रभावित था? आंसर हो जाएगा इस्लामी सूफी परंपरा, है ना, और तमिल भक्ति परंपराओं से क्या था? भक्ति आंदोलन इससे प्रभावित था। 115 का ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बौद्ध दर्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष बौद्ध प्रभाव सीमित था, है ना। कहने का मतलब है कि उत्तर भारतीय जो भक्ति सूफीवाद थे ये पहले से दक्षिण भारतीय अलवार और नैना परंपराओं से प्रभावित थे, लेकिन प्रत्यक्ष बौद्ध प्रभाव सीमित था इनका। क्वेश्चन नंबर 116, गौणी वैष्णव धर्म परंपरा की स्थापना किसने की थी? आंसर 116 हो जाएगा ए, चैतन्य महाप्रभु इसका सही आंसर होगा। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया और गौणी वैष्णव की परंपरा को स्थापित किया था, ये करेक्ट आंसर है। 117, भक्ति आंदोलन के बारे में नीचे दिए गए जो कथन उस पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? पहली बात, ये पूरे भारत में एक ही आंदोलन था, ऐसा गलत है ना, ये बात यहाँ से कहना गलत हो जाएगा कि एक ही था। सेकेंड बात, ये 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत में शुरू हुआ था, एकदम गलत है। ठीक है, तीसरा, इसने धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया था, ये बात करेक्ट है क्योंकि भक्ति संतों ने हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली जैसी जो क्षेत्रीय भाषा होती थी, रीजनल लैंग्वेज थी, उसकी रचनाएं की थी, जिससे क्या धर्म आम लोगों तक यहाँ पर बातें समझ सकें, पहुँच सकें। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि अभी चुनाव होते हैं ना, जैसे चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर तो आपका हेड हो गया, राइट, जो अलग अलग हमारे विधायक हो गए, उसके जो नेता हो गए, वो सब क्या उसी लैंग्वेज में होते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, पंजाब का इलेक्शन हो रहा है ना, पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या, ये तो है नहीं कि यहाँ पर जो हिंदी जानता है उसको खड़ा कर दो वहाँ पर इलेक्शन के लिए, सीएम के लिए, है ना, तो उसी की पार्टी को, मतलब उसी के यहाँ पर जो जिस एरिया का है वहीं के बनाने की कोशिश की थी। जैसे कि अब अभी बंगाल का हुआ था, उसको लेके देख सकते हो, शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के थे वो, और ज़्यादातर लैंग्वेज उनको रीजनल थी, लोगों से करेक्ट होंगे। अगर हिंदी जानता हो तो अजय लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा वो, है ना, तो इस वजह से रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर ज़्यादातर पहुँच होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 117 का आपका सी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 118 आते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के संबंध में विचार करना है। असली मेहराब और गुंबद भारत में तुर्कों द्वारा लाए गए थे। 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों में सामान का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है कोर बेल्ट आर्क, जो आर्च तकनीकी इस्लाम से पहले के भारतीय आर्किटेक्चर की एक खासियत थी, यह भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। आंसर 1, 2 और 3 118 का सभी करेक्ट है। क्वेश्चन 119 आते हैं। नीचे दिए गए यहाँ पर कुछ कथन है, समीक्षक उनके साइडिंग से मेल खाते हैं, कौन कौन से देखते हैं। पहली बात है अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी द्वारा बनाया गया था, तो पहला सही हो जाएगा, है ना। अगला गोल गुंबज इब्राहिम आदिल शाह, गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनाया गया था, ना कि इब्राहिम आदिल शाह, गलत है। हुमायूं का मकबरा अकबर, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम हुमायूं की विधवा जो थी उसके द्वारा बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। अगर दिल्ली में आप लोग रहते हो तो जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बना है, मतलब लाल किला और ये सब की अपेक्षा मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे जाना देखना, है ना, तो अच्छा है, जाके देख सकते हो। नियरेस्ट मेट्रो कौन सा होगा? मेट्रो नियरेस्ट देखना पड़ेगा, एक बार चेक कर सकते हो आप, है ना। हुमायूं का मकबरा घूम सकते हो, काफ़ी अच्छा है। जामा मस्जिद क्या होगा? जामा मस्जिद जहांगीर, राइट, जामा मस्जिद तो ये पास में ही है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर? यहाँ पे शाहजहां होना चाहिए, जहांगीर नहीं। आंसर क्या होगा? सिर्फ एक करेक्ट है, ए नंबर। देखो हुमायूं का मकबरा अगर दिल्ली रहते हो ना तो यहाँ पर जाओ, घूम के आओ, अच्छा है, ठीक है। आगे आते हैं 120 नंबर। पांडुचेरी किसकी मुख्य बस्ती बसावट थी? करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा, सी। फ्रांसीसी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य आधार बन गया था, ठीक है। 121 है कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच लड़ा गया था?
121 का आंसर सी अंग्रेज और फ्रांसीसी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कर्नाटक युद्ध 1746 से 1763 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। 122 नंबर है, इसमें बोला है मुगल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में विचार करना है। ये फारसी और देसी स्टाइल के मेल के तौर पर विकसित हुआ है। 122 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, ये हमजानामा अकबर के राज में बनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ पर करेक्ट है अभी। तीसरा, जहांगीर के राज में पोर्ट्रेट पेंटिंग अपने पीक पर पहुंची थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा 122 का? 1 2 3 डी। 123 नंबर है, पारंपरिक रूप से जाना जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार को किसने पॉपुलर बनाया? आंसर 123 का करेक्ट आंसर बी अमीर खुसरो सही आंसर होगा। ठीक है, अमीर खुसरो को पारंपरिक रूप से हिंदुस्तानी संगीत में नवाचारों का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सितार और तबला जैसे वाद्यंत्रों को लोकप्रिय बनाना शामिल था। 124 नंबर है, मध्यकालीन समय में मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में जोड़ने पर विचार करना है। स्थापत्य शैली और इसके मंदिर। 124 पहली बात है, ये बोला है कि वृद्धेश्वर क्या होगा? ये द्रविड़ शैली में चोल वास्तुकला का हो गया। ठीक है, पहला सही हो गया। सेकेंड बात है सूर्य मंदिर कोणार्क का नागर शैली कलिंगोप शैली को लेकर के। ठीक है, लिख सकते हो साइड में आप छोटा सा अपने 4 नोट्स में। होयसलेश्वर मंदिर बेसर में ये दक्कन हाइब्रिड शैली का था। तीनों यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर मध्यकालीन समय में आर्किटेक्चर के बारे में सभी यहाँ पर मैच कर रहे हैं, डी। 125 नंबर, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पराजय के तत्कालिक लाभ किसे हुआ था? 125 का आंसर हो जाएगा ये हुआ था अंग्रेजों को। किसको हुआ था? अंग्रेजों को हुआ था, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने पराजय का तत्कालिक कारण जो लाभ था वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ठीक है। 126 पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल किस अवसर पर की जाती है? आंसर 126 का हो जाएगा बी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म श्री की घोषणा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस 26 की पूर्व संध्या पर क्या की जाती है? ये घोषणा की जाती है। याद रखना है, ये नहीं आपको बताना कि दी जाती है, घोषणा की जाती है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। 127 अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता से जुड़ा होता है? करेक्ट आंसर 127 का सी खेल से जुड़ा है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। 128 128 दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार किस क्षेत्र का है? करेक्ट आंसर 128 का बी सिनेमा जगत का। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जो फिल्म उद्योग में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर 128 का बी करेक्ट है। वरीयता के संबंध में पद्म पुरस्कारों का सही क्रम इनमें से कौन सा होगा? सही क्रम होगा वरीयता रैंक के हिसाब से पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान नागरिक है, इसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद फिर पद्मश्री का स्थान आता है। करेक्ट आंसर सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आते 129 हो गया। 130 130 नंबर 130 नंबर है, भारत में पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? बताना है आपको, कौन प्रदान करता है बताओ। 130 का आंसर हो जाएगा पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। 30 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसका क्या आंसर होगा? 130 का सी करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, 131 नंबर आते हैं। 131 नंबर है 131। इसमें बोला है कि किस महान भारतीय अभिनेता को 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बताओ कौन है? आंसर हो जाएगा करेक्ट कौन सा होगा? 31 का आंसर ये धर्मेंद्र का आंसर होगा। इसका क्या होगा? धर्मेंद्र इसका आंसर है, क्योंकि भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र को 2026 में मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 131 का बी करेक्ट है। 132 किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण मिला है? आंसर 132 का करेक्ट आंसर सी अलका याग्निक सही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए महान गायिका अलका याग्निक है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 133 भारतीय टेनिस में दिग्गज विजय अमृतराज को 2026 में कौन सा पदक या पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 133 का आंसर हो जाएगा पद्म भूषण इसका
सही आंसर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं में से शामिल किया गया है। 134 का सी, 34 का सी, 133 का 133 का अच्छा ये होगा पद्म भूषण, बी होगा ना इसका, पद्म भूषण ये, ठीक है। 132 का क्या था, 132 का आपका था अलका याग्निक और 133 का आपका पद्म भूषण होगा, ठीक है। 134 आते हैं। 2026 में किस भारतीय क्रिकेट कप्तान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? 134 का आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में उनके योगदान के लिए 2026 का पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं में से शामिल किया गया है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 134 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 135 135, चरण हेम्ब्रम को 2026 को उनके कार्य के लिए पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। लेखक संथाली सांस्कृतिक कार्यकर्ता चरण हेम्ब्रम को साहित्य और शिक्षा के विशेष रूप से संथाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए करके यहाँ पर आजीवन योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 136 है, वित्तीय क्षेत्र योगदान के लिए 2026 में किस प्रख्यात बैंकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? आंसर 136 का हो जाएगा बी नंबर, उदय कोटक इसका आंसर होगा। वित्तीय क्षेत्र के उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अनुभवी बैंकर उदय कोटक को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 136 का बी। 137 नंबर, किस महान पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण मिला था? आंसर 137 का सी, अलका याग्निक इसका सही आंसर अभी मैंने बताया आपको ऊपर, ठीक है। भारतीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा बीपीपीएससी में, ठीक है। यूपीपीसीएस भी आने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछे यहाँ से, है ना। आगे आते हैं 138, मलयालम सिनेमा की निम्नलिखित में से दिग्गजों में से किसे 2026 का पद्म भूषण मिला है? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर मम्मूटी, है ना। भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए अनुभवी अभिनेता मम्मूटी को 2026 का पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। 138 सी। 139 उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 2026 में पद्म भूषण मिला है किसको? 139 का आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह कोश्यारी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 140, किस भारतीय टेनिस दिग्गज को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर डी करेक्ट है, विजय अमृतराज। एक एक बात पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री की बात याद रखनी है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, लिख के पॉइंट करके रख लेना इनको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा, माइंड घुमाएगा, जैसे नहीं वो जनगणना के हिसाब से घुमाता है, इस जनगणना में इनका लिंगानुपात कितना है, उस देश का लिंगानुपात कितना है, उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी, तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकते हैं यहाँ से। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लाइन बाई लाइन अच्छे से लिख लो, ठीक है। 140 का डी करेक्ट है। 141 है, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स था ये 140 नंबर, फिलहाल पूरे लेटेस्ट है क्योंकि जनवरी की बात का ये। आगे आते हैं 141, 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से सार्वजनिक मामलों में क्षेत्र में मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? 141 का आंसर हो जाएगा बी, ये सम्मानित किया गया था वीएस अच्युतानंद को, बी, ठीक है। 141 का केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को सार्वजनिक मामलों में विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 142, 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का, ये थी 42 का सी, मतलब वंदे मातरम के 150 वर्ष, है ना, ये थीम थी इसकी। क्योंकि क्या था कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित था और इसे भारत में राष्ट्रगीत दर्जा प्राप्त है। इसकी रचना 150 वर्ष पूरे हो गए, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी था। इस बार यूपीएससी के लिए भी काफ़ी न्यूज़ में था, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन इससे नहीं पूछा, है ना। हो सकता है स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाएँ। आगे आते हैं क्वेश्चन। तो देखो इन सब टाइप के जो क्वेश्चन जो भी करंट टाइप में पूछे जा सकते हैं वो सब हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे। जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज हम लोग निकालेंगे अपना यूकेटी का, ठीक है, उसमें सब चीज़ कवर कर सकते हैं। तो देखो यूकेटी हम लोग टेस्ट निकालेंगे, आप बीपीएससी के लिए भी कवर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन तो अच्छे होंगे ना। क्वेश्चन में दोनों टाइप से फ्रेम करूँगा, आपको दोनों में कम आएगा, ठीक है। लेकिन डेडिकेटेड यूपीएस पीसीएस के लिए रखूँगा, आपको क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कितनी चीज़ों के बारे में जानते हो, वो चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग लॉन्च करेंगे अपना यूपी पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज जैसे यूपीएससी का किया था। 143 है, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय नए लोगों का स्लोगन है, मतलब सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय ने नए लोगों का यहाँ पर स्लोगन बताया, क्या होगा बताओ। ये न्यूज़ में था काफ़ी, पीआईबी की न्यूज़ थी। यहाँ से आंसर होगा विकास के लिए आंकड़ा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 143 का, क्योंकि सांख्यिकी कार्य मंत्रालय संगठन है जो देशों के सभी प्रकार के आंकड़े संग्रह के लिए अधिकृत करता है और इसका नया शुभंकर 1 जनवरी को जारी कर दिया गया था। 144,
आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने शुभंकर, इसका क्या नाम है? 144 का आंसर सूर्य। आधार कार्ड जारी करने वाली नई संस्था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को जागरूक करने के लिए आधार से जुड़ी सेवाओं की जानकारी आसानी से देने के लिए सूर्य नामक नया शुभंकर मस्कट है जारी किया, जिसका उद्देश्य लोगों की सेवा को बेहतर, सरल और संवाद को स्थापित करना है ना। 145 बातें। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के पुरस्कार से संबंधित पुरस्कारों में कौन सी बात यहाँ पर सही है? ये बोला है 3 सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दत्ता नौसेना, करेक्ट है। सेकंड बात है, केंद्रीय मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय की देखी गई थी, एकदम सही बात। नागरिकों को पसंद के आधार पर श्रेष्ठ असम रेजिमेंट आई थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है, सभी 145 का करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 146 नंबर। PSLV C62 के बारे में कथन सत्य है, कथन सही है, कौन सा? 146 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सही है, तो कौन सा? इसरो का 2026 का प्रथम प्रक्षेपण, ठीक है, और कुल 16 उपग्रह शामिल किए गए थे और ये प्रक्षेपण असफल रहा था। तीनों बातें इसकी करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 146 का डी करेक्ट है। 147 बिहार सरस मेला का संबंध किससे है? 147 का आंसर हो जाएगा ये है डी, इन सभी से, क्योंकि पटना में आयोजित होता है, कला संस्कृति से संबंधित होगा। इस मेले की थीम हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, करेक्ट आंसर डी 147 का। 148 है, मदर ऑफ ऑल डील के नाम से विख्यात है कौन? करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा बी, EU के साथ व्यापारिक समझौता। 148 का बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, हिंदी में बोल सकते हैं यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक और निवेश समझौते पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदर ऑफ ऑल है ना, ये डील जो है इसके नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच यहाँ पर आर्थिक संबंध को सुदृढ़ करना और बड़े पैमाने पर मुक्त व्यापार को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। आंसर बी करेक्ट है। 149 है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिन्हें अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया गया था, करेक्ट आंसर 149 का बी होगा। कौन? निकोलस मादुरो। हाल ही में अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई को लेकर के निकोलस जो मादुरो थे उनको गिरफ्तार किया गया था। वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे और उन्हें 3 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य कार्रवाई के कैराकास कब्जे में ले लिया गया था और बाद में अमेरिका ले जाया गया था। आगे आते क्वेश्चन 150 नंबर 150। बजट 26-27 में मुख्य रूप से किस पर केंद्रित रहा था? आंसर 150 का हो जाएगा ए, ये कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित था, क्योंकि बजट में ग्रामीण संरचना, सिंचाई, किसान, आय वृद्धि और कृषि तकनीकी पर बल दिया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार सृजन को क्या करना? बढ़ावा देना था, ठीक है। 150 का क्या होगा? ए स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चन क्या हो गए? कवर हो गए, ठीक है। 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और आपका जो आस्था है इसका टेस्ट नंबर 3 था, ये भी आपका फिनिश हो गया है। 3 नंबर थे ना, देख लेते हैं इसमें। हाँ, आस्था है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 3 था ये आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, अब अगला टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आस्था का टेस्ट नंबर 4 रहेगा, वो हम लोग जल्द ही यहाँ पर कवर करेंगे। और कई सारे पेपर कवर कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु कवर कर चुके हैं, ठीक है। और आपका KGS का वो भी हो चुका है, राइट। और स्वास्थ्य इसके भी मैंने 3 पेपर कराए हुए हैं। विद दृष्टि ऐसे करीब 5, 6, 7 पेपर करा दिए। तो जितने भी पेपर यहाँ पर होने में कंटिन्यू आपको यहाँ से सब एक पेपर अच्छे से कराता जाऊँगा। याद रखना है आपको कि जितने टॉपिक आते जा रहे हैं वो टॉपिक को डीप में पढ़ते जाना है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा अपनी नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।